नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ। कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान जो अपन पढ़ रहे थे, प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व में राजनीति, उसका पहला पाठ अपन पूरा कर चुके थे। पहले पाठ के नोट्स जो है आपको उपलब्ध हो जाएंगे और आज से अपन प्रारंभ करेंगे दूसरा पाठ, अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। देखिए, पाठ नंबर 1 में अपन ने पढ़ा किस प्रकार से जो है शीत युद्ध विश्व राजनीति का पटल पर छाया रहा, किस प्रकार जो है दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की आशंका से डरती रही। लगभग 45-46 साल तक तृतीय विश्व युद्ध का डर सता रहा था दुनिया को, लेकिन 25 दिसंबर 1991 को जो है सोवियत संघ का विघटन के साथ ही वो खतरा दुनिया के जो विश्व है उसके सर से उठ चुका था। सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, मात्र एक अमेरिका जो है रह गई थी महाशक्ति। लेकिन सोवियत संघ के विघटन, आज इस पाठ में अपन चर्चा करेंगे सोवियत संघ का विघटन किन परिस्थितियों में हुआ, किस प्रकार से सोवियत संघ गणराज्य जो है सोवियत संघ का किस प्रकार से उभार हुआ, किन परिस्थितियों में उसका उभार हुआ, किन परिस्थितियों में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्या इसके लिए उत्तरदायी कारण रहे, कौन से नेता इसके लिए उत्तरदायी रहे, या जनता किस प्रकार से उत्तरदायी रही, ये सारी चीजों की चर्चा अपन करेंगे। देखिए, पाठ से पता चल रहा है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी विश्व जो दो ध्रुवों में बढ़ चुका था, दो खेमों में जो विश्व बढ़ चुका था, उसका अंत होगा, यानी इस पाठ के अंदर उसका अंत होगा। अब देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे बर्लिन की दीवार पर। देखिए, पाठ शुरू होता है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी जो विश्व दो खेमों में बढ़ चुका था उसका अंत यहाँ पर हो चुका है और विश्व एक ध्रुवीय प्रारंभ हो गया। लेकिन वो दो ध्रुवीयता का अंत क्यों हुआ, क्यों सोवियत संघ जो है उसका विघटन हुआ, ये सारी चीजें आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। देखिए, ध्यान रखना, बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था 1961 में। कब हुआ था सर? 1961 में। बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था। यह दीवार लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी और इस दीवार के माध्यम से जर्मनी को दो भागों में बांटा गया था। किसको बांटा गया था? दो भागों में, जर्मनी को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। इस दीवार को 1989 में गिरा दिया गया। कब गिराया गया? 1989 में। जर्मनी के एकीकरण जब हुआ था तो उसके दौरान जो है 1989 में इस दीवार को पूर्वी जर्मनी के लोगों के द्वारा गिरा दिया गया था। किसके द्वारा गिरा दिया गया था? पूर्वी जर्मनी के लोगों। तो इन बातों का आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना। ये देखिए, बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था 1961 में। इसका निर्माण हुआ था, ये जर्मनी को दो भागों में बांटती थी, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। ठीक है, इसका जो ये दीवार थी वो पूंजीवादी व साम्यवाद के बीच विभाजन का प्रतीक थी। विभाजन का प्रतीक, यानी ये दीवार किसका प्रतीक थी? जो है पूंजीवादी और साम्यवाद के बीच विभाजन का प्रतीक थी ये दीवार। क्योंकि पूर्वी जर्मनी की जनता थी वो जो है सोवियत संघ का समर्थन कर रही थी। इधर से पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा जो पूंजीवादी थी उसका समर्थन कर रही थी। तो ये पूंजीवादी और जो है साम्यवाद के बीच विभाजन का प्रतीक थी।
ये दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। कितनी थी? 150 किलोमीटर लंबी थी। और 1989 में इस दीवार को पूर्वी जर्मनी के लोगों द्वारा इस दीवार को गिरा दिया गया। क्यों गिराया गया? इससे क्या है, दोनों जो जर्मनी के मध्य का जो व्यापार है, दोनों जर्मनी के मध्य का व्यापार है वो सुलभ हो गया और जर्मनी का एकीकरण हो गया। 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया। कंठस्थ यहाँ तक बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई। 150 किलोमीटर लंबी थी। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, जर्मनी को दो भागों में बांटती थी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। ये पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया। लगभग कितने सालों तक ये दीवार खड़ी रही? बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पुटअप हो जाता है क्वेश्चन, कैसे भी वो अपना दिमाग कैसे लगा रहे। ये दीवार कितने साल खड़ी रही? तो इसमें आप निकाल सकते हो लगभग 28 साल तक। 28 साल तक ये दीवार खड़ी रही थी। 1961 से 1989 तक ये दीवार खड़ी रही थी। तो यहाँ तक इस बर्लिन की दीवार से संबंधित कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक है सोवियत प्रणाली क्या थी। अपना अगला टॉपिक कौन सा रहेगा भाई? कि सोवियत प्रणाली क्या थी। देखिए बर्लिन की दीवार, एक बार और मैं बोलता जाऊंगा। बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई। जर्मनी को दो भागों में बांटती थी। कौन कौन से भागों में? पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। 150 किलोमीटर लंबी थी। पूंजीवाद व साम्यवाद के बीच विभाजन का प्रतीक थी। सन 1989 में पूर्वी जर्मनी के लोगों द्वारा गिरा दी गई और लगभग 28 सालों तक यह दीवार खड़ी रही थी। देखिए सोवियत प्रणाली क्या थी, अब ये बताऊं सोवियत प्रणाली क्या थी। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे अपन। बार बार में एक शब्द बोल रहे हैं कि सोवियत संघ। तो सोवियत प्रणाली क्या थी? देखिए जो समाजवादी, ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। समाजवादी सोवियत प्रणाली। समाजवादी जो सोवियत प्रणाली है ये 1917 की, आप सब लोग जानते होंगे, आपने 11वीं या 9वीं में कभी कभी देख लिया होगा। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, रूस की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद ये अस्तित्व में आई थी। 1917 के बाद रूसी क्रांति, 1917 में रूसी क्रांति के दौरान या रूसी क्रांति के बाद में ये अस्तित्व में आई थी। देखिए ये जो प्रणाली थी वो पूंजीवाद का विरोध करती थी। किसका विरोध करती थी भाई? पूंजीवाद का विरोध करती थी। मैं ये सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है। देखिए ये पूंजीवाद के विरोध में थी और समता मूलक समाज के निर्माण में सहायक थे। समझ रहे मेरी बात? यानी सोवियत प्रणाली क्या थी? ये समाजवादी सोवियत प्रणाली जो है, समाजवादी सोवियत प्रणाली 1917 के रूसी क्रांति के बाद में अस्तित्व में आई थी। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो शीत युद्ध चलाई किसके ऊपर था? आप सब लोगों को पता था कि ये पता है कि ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। विचारधारा कौन कौन सी? एक तो समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा, एक पूंजीवादी या उदारवादी विचारधारा के बीच में विरोध था। जो सोवियत संघ था वो समाजवादी जो है समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा से उत्प्रोत था, जबकि जो अमेरिका है वो पूंजीवादी या उदारवादी विचारधारा से संबंधित था। इसलिए ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। तो ये पूंजीवाद के विरोध में अस्तित्व में आई थी और समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहती थी या समता मूलक समाज के निर्माण में सहायक थी। अब देखिए हर चीज यहीं से निकल कर आ रही है। देखिए साम्यवाद क्या है? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। साम्यवाद देखिए ये एक विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, यानी समाज को लेकर चलने वाली ये विचारधारा है और ये समता मूलक समाज बनाना चाहती है। समता मूलक, समता का मतलब क्या होता है? समानता। यानी यहां पर कहा गया था, इस विचारधारा के अंतर्गत कहा गया था
कि समाज में सभी लोग समान हैं। देखिए मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अभी देखिए अपना देश जो है शुरू में जो भारत था जैसे आजाद हुआ तो इसने ना तो पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया और ना ही समाजवादी विचारधारा को अपनाया। जो भारत है उसने मिश्रित विचारधारा यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। पूंजीवादी में तो क्या होता है, संपूर्ण जो संसाधन है राज्य के जो संपूर्ण संसाधन है उन पर सिर्फ राज्य का ही हक होता है, उनका मालिकाना हक जो होता है वो सिर्फ राज्य का होता है समाजवाद में। और सभी जनता बराबर है बिल्कुल, यानी इसमें अमीरी गरीबी का भेदभाव बिल्कुल नहीं था। अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं, सभी लोग समान थे, सब चीज का मालिकाना हक राज्य के पास था। अब देखिए दूसरा पूंजीवाद था। पूंजीवाद में ये कहा गया था, देखिए ये समतामूलक समाज नहीं थी पूंजीवाद में। पूंजीवाद में समाज में समानता की कोई बात नहीं थी। यदि किसी आदमी ने धन कमा रहा है और वो पैसे वाला बन जाता है, धनवान बन जाता है, तो पूंजीवादी समाजवाद वो पूंजीवादी विचारधारा में कहा गया कि वो अपनी मेहनत के दम पर वो पैसे वाला बना है तो वो पैसे वाला रहना चाहिए। यानी यहां पर जो सभी संसाधन है वो उन पर निजी नियंत्रण रहता है और यहाँ पर सभी जो संसाधन उनको ऊपर राज्य का हक रहता है। ये फर्क है इसमें। यहाँ पर समाज बराबर है, यहाँ समाज बराबर नहीं है, समतामूलक समाज नहीं। इसमें क्या है, इससे क्या है, देखिए समाजवादी विचारधारा इसीलिए जो है इसका विघटन हो गया था। क्यों? क्योंकि कमाए कोई और खाए कोई, क्योंकि यहाँ तो समतामूलक समाज है, सबका मालिकाना हक राज्य के पास है। किसी आदमी के पास कोई भी चीज का स्वामित्व तो नहीं है, वो जितना कमाएगा वो समाज में बांट दिया जाएगा। जबकि जो पूंजीवादी विचारधारा है उसमें जो आदमी कमाएगा उस पर उसका मालिकाना हक रहता है। ये इसलिए ही ये जो साम्यवादी विचारधारा थी इसका विघटन हुआ था। देखिए भारत जब आजाद हुआ था तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। यानी भारत ने ना तो समाजवाद यानी कुछ क्षेत्रों को तो सरकारी क्षेत्र में रख लिया और कुछ क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों में दे दिया। जैसे अब भारत जो है पूंजीवाद की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है। जैसे ही जो है मोदी सरकार जैसे आई उसके बाद में भारत तेजी से अग्रसर हो रहा है। किसकी तरफ? जो है पूंजीवाद की तरफ। पहले भारत के पास मिश्रित अर्थव्यवस्था थी लेकिन अब पूंजीवाद की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है। आपको पता है, देखिए सारी चीजों को जो है निजी क्षेत्रों में दे दिया। आप रेलवे की बात करो तो रेलवे निजी क्षेत्र में लगभग जा चुका है। इसके अलावा अपन बात करें बिजली की तो बिजली निजी क्षेत्रों में जा चुकी है। इसके अलावा स्कूलों को भी अब पीपीपी मोड पर डाला जा रहा है, पब्लिक पार्टनरशिप पे। तो ये पूंजीवादी विचारधारा के लक्षण है, यानी निजी क्षेत्रों में आप सारी चीजों को दे रहे हो। देखिए लेकिन जो भी हो, ये मैंने आपको साम्यवादी और पूंजीवादी में अंतर बता दी। लेकिन जो भी हो, इस साम्यवादी विचारधारा ने तेजी से, यानी सोवियत जो संघ है, सोवियत, देखिए सोवियत संघ की भी एक बात है, ये एक देश नहीं था, ध्यान रखना इस बात को। ये कुछ गणराज्यों का एक संघ था, इसलिए इसका नाम है सोवियत संघ। यानी इसमें 15 गणराज्य थे। कितने थे भैया? 15 गणराज्य थे। 15 देश इसमें सम्मिलित थे। जैसे ही 25 दिसंबर 1993 में इसका विघटन हुआ, 15 देश आजाद हुए थे इसमें से। तो ये एक संघ था, ये एक देश नहीं था। तो 15 इसमें गणराज्य थे। इन्होंने तेजी से अपना विकास किया, इतना तेजी से विकास किया कि ये एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका था। सोवियत संघ अब महाशक्ति के रूप में उभर चुका था। सुई से लेकर कार तक की वस्तुओं का यहाँ पर निर्माण होता था। सोवियत संघ के अंदर निर्माण होता था। ये तेजी से बढ़ने वाली एक अर्थव्यवस्था थी। इस तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ने सोवियत संघ को महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर ला दिया। देखिए अब एक बात और मैं आपको बताऊं। देखिए एक आती है तीसरी दुनिया, एक दूसरी दुनिया के देश। दूसरी दुनिया किसे कहा गया? और एक है तीसरी दुनिया।
अपन बराबर बात करते थे तीसरी दुनिया में, तुमको बता चुका हूँ कौन है तीसरी दुनिया। लेकिन दूसरी दुनिया जो है मैं आपको बताऊंगा। देखिए दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात, देखिए फर्स्ट विश्व युद्ध, देखिए आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं, फर्स्ट विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, 9 अगस्त 1945 तक चला था। जापान के जो नागासाकी शहर पर जैसे ही अमेरिका ने बम बरसा की, उसी के साथ ही विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जो पूर्वी यूरोप के देश थे, कौन से यूरोप के देश? पूर्वी यूरोप। मैंने तुमको शीत युद्ध के दौरान ही बताया था कि यूरोप 2 भागों में बढ़ चुका था। कौन कौन से 2 भागों में? देखिए एक बार बताऊं मैं आपको, फिर से बता रहा हूं, कौन कौन से 2 भागों में बढ़ चुका था यूरोप। यूरोप एक तो पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। ध्यान रखना, पश्चिमी यूरोप ने अमेरिका का साथ दिया और पूर्वी यूरोप ने सोवियत संघ का साथ दिया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं आता। सोवियत संघ का साथ दिया पूर्वी यूरोप ने। पूर्वी यूरोप के जो देश थे, देखिए इसमें ही पश्चिम यूरोप के देशों के नेतृत्व में, वो पश्चिम यूरोप के देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में एक वो की थी नाटो संधि संगठन बना था। पूर्वी यूरोप में कौन सा बना था? वार्सा पैक्ट। ये बात आपको एक बार पुनः याद दिलाई जा रही है, 1955 में, 1949 में। ठीक है, देखिए पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन पर सोवियत संघ ने अपना शिकंजा कस लिया, यानी उनमें साम्यवादी सरकार स्थापित की गई। सोवियत संघ ने अपना शिकंजा कस लिया क्योंकि सोवियत संघ ने इस पूर्वी यूरोप के देशों को फांसीवाद से मुक्त करवाया था। फांसीवाद से मुक्त करवाया था, विचारधाराएं नाजीवाद और फांसीवाद, तो फांसीवाद से मुक्त करवाया था। तो इनके ऊपर जो है पूर्वी यूरोप के जो देश है, इनके ऊपर सोवियत संघ का जो है शिकंजा कस गया और सोवियत संघ ने इनको अपनी विचारधारा के अनुरूप ढाला, अपनी विचारधारा के अनुरूप ढाला। तो इन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा गया। ध्यान रखना, क्या है दूसरी दुनिया के देश? पूर्वी यूरोप के जो देश है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो पूर्वी यूरोप के जो देश है उन पर जो है सोवियत संघ का शिकंजा कसता गया क्योंकि सोवियत संघ ने उन्हें फांसीवाद से मुक्त करवाया था। और इन देशों को सोवियत संघ ने अपनी विचारधारा के अनुरूप ढालना प्रारंभ कर दिया या अपनी विचारधारा के अनुरूप ढाला। तो इन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा गया। तीसरी दुनिया के देश तो आपको पता ही है, नव स्वतंत्र देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र हुए थे, या शीत युद्ध के दौरान जो देश स्वतंत्र हुए थे, उन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा गया। पता चल गया आपको, कंप्लीट पता है सारी चीजें। अब देखिए, सोवियत प्रणाली बहुत ज्यादा विकसित हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, लेकिन कुछ चीजें रही, कुछ बातें रही जिनके कारण सोवियत प्रणाली जो है एक तरीके से मैं कहूं कि विघटन की तरफ अग्रसर हो गई। क्योंकि देखिए सोवियत संघ ने जो अमेरिका से होड़ थी, विचारधारा की लड़ाई थी, इसमें जो है सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, हथियारों की होड़, यानी एक दूसरे से जो दोनों महाशक्तियां थी एक दूसरे से शंकित रहती थी, एक दूसरे से शंकित रहती थी कि हो सकता है कि वो महाशक्ति हथियारों का निर्माण कर रही हो, वो महाशक्ति। तो इस प्रकार से हथियारों के निर्माण पर सोवियत प्रणाली की जो सोवियत संघ है उसने ज्यादा प्रारंभ कर दिया। इससे भी इसकी जो साम्यवादी विचारधारा है, जो शासन व्यवस्था, वो कमजोर पड़ गई। इसके अलावा दूसरी बात है नौकरशाही का शिकंजा, नौकरशाही का शिकंजा, यानी इस पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। क्योंकि यार लोकतंत्र तो था नहीं, लोकतंत्र तो था नहीं। देखिए लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है लोगों का तंत्र, यानी यहाँ पर जो लोग है वो सरकार चुनते हैं। जिस प्रकार से आप सब जानते हो कि यहाँ पर भारत के अंदर सरकार चुनी जाती है, बहुत सारी पार्टियां होती है, लेकिन अब ध्यान रहे यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी थी, वो कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी।
कम्युनिस्ट पार्टी। इस विचारधारा के अंदर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी, दूसरी पार्टी को जगह ही नहीं थी। जब दूसरी पार्टी को जगह ही नहीं है तो लोग सरकारें बदलेंगे कैसे? एक ही विचारधारा की पार्टी थी, इसमें सिर्फ आप नेता बदल सकते लेकिन विचारधारा नहीं बदल सकते। क्योंकि जैसे अब अपने पास है कांग्रेस है, देखिए राष्ट्रीय दल बहुत सारे, कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा सपा बसपा जो भी है। तो अपने यहाँ पर क्योंकि प्रत्येक पार्टी का अलग अलग विचारधारा होती है, प्रत्येक पार्टी का अलग अलग विचारधारा होती है, तो अपने पास ऑप्शन रहता है, जनता के पास ऑप्शन रहता है कि अपन जो है विचारधारा को बदल डाले, नेता नहीं विचारधारा को बदल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी, आप विचारधारा को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ नेता बदल सकते हो। और जब एक पार्टी रहती है, उस पार्टी के लोगों को पता रहता है कि लोग सिर्फ हम ही चुनेंगे और किसी को चुनेंगे नहीं, तो फिर वहां पर जो शासन व्यवस्था है वो भ्रष्ट हो जाती है। तो नौकरशाही यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। नौकरशाही ने लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया बिल्कुल। तो लोगों में तीव्र आक्रोश हो गया, जिसकी वजह से भी यहाँ पर इस प्रकार की बातें हुई। और देखिए प्रौद्योगिकी के मामले में जो सोवियत संघ है पश्चिम के देशों से पिछड़ गया। तीसरी बात इसमें प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में अपन कहते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में पश्चिम के देशों से पिछड़। ध्यान रहे, देखिए रूस में जो है जनता काम पर लगी हुई थी, उत्पादन भी हो रहा था, लेकिन हथियारों पर ज्यादा खर्च कर दिया, नौकरशाही जो है लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। इस कारण यहाँ उत्पादन तो था, लेकिन प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के मामले में जो सोवियत संघ है पश्चिम के देशों से पीछे रह गया। इस कारण सोवियत संघ की हालत बिल्कुल एक तरीके से लड़खड़ा गई। देखिए सोवियत प्रणाली में क्या हुआ, हथियारों की हुड़ हो गई, नौकरशाही का शिकंजा हो गया, प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिम के देश पिछड़ गए। इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी समतामूलक समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ा गई। यानी एक बात और हुई थी, ध्यान रखना, एक बात और यहाँ पर हो गई थी। क्या हो गई थी कि 1979 में, चौथा पॉइंट है, 1979 में इसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, देखिए अफगानिस्तान का हस्तक्षेप बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि अफगानिस्तान पर एक जो आतंकवादी संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है तालिबान। उसका सिकंजर यहाँ पर हमेशा रहा है, हमेशा से तालिबान का सिकंजर रहा है। देखिए आप यदि खबर पढ़ते हो अब भी लगभग इस समय तक, क्योंकि पहले अमेरिका ने खाड़ी युद्धों के बाद में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना जो है तैनात कर रखी थी। इसके ऊपर अपन देखिए ये अपन पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में ये सारी बातें, लेकिन थोड़ा सा आपको रूबरू करा देता हूं। 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। क्या हस्तक्षेप किया, देखिए तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, ये आतंकवादी संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर सक्रिय रहता है। ये अफगानिस्तान की जो पार्टी है उनकी विचारधाराओं से खफा है। तो खाड़ी युद्धों के बाद में 2003 के आसपास से 98 के आसपास से यहाँ पर अमेरिकी सेना तैनात थी, 1998-2003 के बाद से लगभग। लेकिन अब जैसे ही अमेरिका ने अभी सेना हटाई है, लगभग 2-3 महीने हुए अमेरिका को सेना हटाए, लगभग 70% अफगानिस्तान पर तालिबान का जो है शिकंजा कस चुका है, यानी अधिकार हो चुका है। सभी प्रांतों की, जो सभी राज्यों की सरकार उनको गिरा दी जा चुकी है। यानी आतंकवादियों का पूरे देश को, लगभग पूरे देश का 70% पर जो है तालिबान का शिकंजा कस चुका है। तालिबान जो है वो सत्ता में आ गए हैं, लोगों को जो इनका विरोध करते हैं लोगों को मारा जा रहा है। तो जो इसके राष्ट्रपति है गनी, अभी आज के अखबार में आया है कि जो तालिबान के, जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी, वो आज इस्तीफा दे सकते हैं।
क्योंकि अफगानी सेना जो है इसके सामने बेबस हो गई। तो तालिबान से पंगा लेना मतलब अफगानिस्तान में जाकर, अपने देश के अंदर अपने स्ट्रांग है, सोवियत संघ स्ट्रांग थी, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जाकर तालिबान से मुकाबला किया, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, बहुत ज्यादा नुकसान झेला था सोवियत संघ। तो इसलिए भी ये जो है इसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा गई। अगला टॉपिक क्या है अपना, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। ये गोर्बाचेव क्या है देखिए, गोर्बाचेव व सोवियत संघ का विघटन। देखिए ध्यान रखना, जो गोर्बाचेव है उसका पूरा नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, जिस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। और इनको जो सोवियत संघ के विघटन का उत्तरदायित्व दिया जाता है वो इनको दिया जाता है कि गोर्बाचेव की नीतियों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ है। ये 1985 से लेकर 1991 तक, यानी जब तक सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 तक ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे थे। इनकी जो दो नीतियां है वो प्रसिद्ध रही है, कौन कौन सी, पेरेस्ट्राइको और ग्लासनोस्ट, ये दोनों प्रसिद्ध रही है। इनको अपना बाद में देखेंगे, 1931 में जन्म हुआ था गोर्बाचेव का, ध्यान रखना। पेरेस्ट्राइको और ग्लासनोस्ट को बाद में देखेंगे, बता रहा हूं सिर्फ आपकी जो है जानकारी के लिए। देखिए गोर्बाचेव में सोवियत संघ का विघटन अपना पॉइंट था, तो ये पढ़ रहे थे अपन। देखिए अब तक ये 1979 तक लगभग जो है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है बिल्कुल लड़खड़ा चुकी थी। जो पश्चिम के देश है, पश्चिम के जो देश है जिनमें साम्यवादी सरकारें थी, उनसे जो लगभग संबंध कट चुके थे सोवियत संघ के, उन संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश की इन्होंने। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव अच्छे, इन्होंने सुधार तो किए, बहुत अच्छे सुधार किए, लेकिन क्योंकि जनता और ज्यादा तेजी से सुधार चाहती थी, इसलिए ही जो है इनके रहते हुए इसका विघटन हो गया। क्योंकि पूर्वी यूरोप, ध्यान रखना ये बात, पूर्वी यूरोप आपके सामने बार बार आता रहेगा। पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, जो जिनमें सोवियत सरकारें थी, उनकी सरकारें यानी सोवियत सरकारें गिर गई। देखिए उनमें भी, पूर्वी यूरोप के जो देश है उनमें भी सुधारात्मक कार्य किए गोर्बाचेव ने, लेकिन वहां की जनता ने उनका विरोध किया और वहां की सरकारें गिरती गई। वहां की सरकारें गिरने से जो सोवियत गणराज्य है उसके जो देश है उन पर भी परिवर्तन हो गया। और 25 दिसंबर यानी दिसंबर मान लो, दिसंबर 1991 को 3 देश सबसे पहले स्वतंत्र हुए थे। ध्यान रखना इन 3 देशों के नाम, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में कि सोवियत संघ से अलग होने वाले, सबसे पहले अलग होने वाले 3 गणराज्यों के नाम बताइए। ये 3 थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये 3 गणराज्य थे जो सोवियत संघ से सबसे पहले बाहर हुए थे। कौन कौन से थे सर? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये 3 ऐसे गणराज्य थे जो दिसंबर 1993 को जो सोवियत संघ से अलग हो गए थे, यानी इन्होंने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी, ठीक है।
अब अपन ये देखेंगे कि इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था होते हुए, एक महाशक्ति होते हुए भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? क्या कारण थे? क्या कारण थे जो सोवियत संघ को विघटन की ओर ले गए थे? ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बहुत बार पूछते हैं, और मैं यदि बात करूं तो इस बार सबसे ज्यादा चांस इसी क्वेश्चन के बनते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण बताइए। बताने पड़ेंगे आपको 4 कारण। कौन कौन से हैं? सोवियत संघ के विघटन के कारण। इसमें पहला रहेगा सोवियत संघ की राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। देखिए, पहला कारण इसका सोवियत संघ की जो है, सोवियत संघ की राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। यानी सोवियत संघ ने हथियारों की जो होड़ हुई थी दोनों महाशक्तियों के बीच में, जो हथियार बनाने की एक होड़ चल रही थी, उसके अंतर्गत बहुत पैसा बर्बाद कर दिया दिखावे पर। यानी जो सेना है उस पर, परमाणु मिसाइलों पर बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, जिससे आर्थिक संस्थाएं बिल्कुल कमजोर हो गई। पहली बात, यानी कौन सी संस्था कमजोर हो गई? आर्थिक। लेकिन राजनीतिक संस्थाएं क्यों कमजोर हुई? मैं बता रहा था आपको, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक पार्टी का प्रभुत्व था, कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जानते थे कि सिर्फ यदि रूस के जो सोवियत संघ के जो लोग हैं वो चुनेंगे, नेता बदल सकते हैं, बाकी पार्टी की विचारधारा नहीं बदल सकते, क्योंकि एक ही पार्टी, आप दूसरी पार्टी आपको चुनने को है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तो इस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में भी साम्यवादी जो पार्टी है उसने अपनी मनमानी करना प्रारंभ कर दिया। इनकी अंदरूनी कमजोरी का फायदा, इनकी जो अंदरूनी कमजोरी थी, इससे जनता बहुत नाराज हुई। इसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरा कारण अपन देखते हैं, कौन सा है? संघ का प्रशासनिक व नौकरशाही गतिरुद्ध हो जाना। यानी जो सोवियत संघ था उसका जो प्रशासन, क्योंकि इन्होंने पश्चिम के देशों को, पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनका लगातार विघटन हो रहा था, उन पे ज्यादा ध्यान दे दिया, जिसके कारण जो है यहाँ की जो नौकरशाही है और प्रशासनिक व्यवस्था वो गतिरुद्ध हो गई थी। यानी उनका विकास बिल्कुल रुक चुका था। इसके कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। तीसरी बात है, कौन सी है भैया? तीसरी सबसे मेन बात है गोर्बाचेव के सुधार। यानी आप ध्यान रखना कि गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। इन्होंने 2 नीतियों को अपनाया। कौन कौन सी थी? अभी बताया थोड़ी देर पहले। कौन बता सकता है? कमेंट बॉक्स में बताना। एक तो है पेरेस्ट्राइको और दूसरा है ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्राइको का मतलब होता है पुनर्रचना और ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलेपन। इन नीतियों को, यानी सोवियत संघ का जो ढांचा बिल्कुल जर्जर हो चुका था, उसको पुनर्स्थापना का प्रयास किया। किसने? गोर्बाचेव ने। गोर्बाचेव ने बड़ी मतलब सुधार किया, लेकिन जनता चाहती थी गोर्बाचेव और जल्दी जल्दी सुधार करें। जो शासन के अंदर जो है इतनी जल्दी सुधार करना एक नामुमकिन सी बात है।
दूसरा, इन्होंने खुलेपन की नीति को अपनाया, ग्लासनोस्ट, इसके कारण भी जो है सोवियत संघ का विघटन होता है। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रीय भावनाओं का उभार, राष्ट्रीयता की भावनाओं का उभार। देखिए ध्यान रखना, क्योंकि सोवियत संघ में आपको बहुत बार बता चुका हूं कि सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था, इसके अंदर 15 देश थे, ये एक संघ था, तो 15 देश थे। उन 15 देशों के अंदर जो है अपने अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना को उभार गया। क्योंकि देखिए अब तक यानी 1990-80 के आसपास टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार हो चुका था, यानी पश्चिम के देशों की, जो पूर्वी यूरोप के देश है, इसके अलावा जो है और भी लोकतांत्रिक देश है, उनकी खबरें वहां पर आने लग गई कि लोकतंत्र में कैसा होता है। लोकतंत्र में बहुत सारी पार्टियां रहती है, उस पार्टी को वोट देते हैं, अपनी मनमर्जी की सरकार सुनते हैं, यानी वहां पर एक पार्टी नहीं होती। इस प्रकार की बातें जब सोवियत संघ के लोगों के कानों में जाने लगी तो कहीं ना कहीं उनका भी मन हुआ कि अपने यहाँ पर भी लोकतांत्रिक सरकारें चुनी जाए। तो इस राष्ट्रीयता की भावना के कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। 4 कारण है, ध्यान रखना, अंदर आप कितना भी लिख सकते हो उनके अंदर, लेकिन ये 4 बातों का आप ध्यान रखोगे। कौन कौन सी है भैया? सोवियत संघ की राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी, सोवियत संघ का प्रशासनिक व नौकरशाही गतिविधि हो जाना, गौरवोत्सव सुधारात्मक कार्य जिसमें 2 नीतियां अपनाई थी, इसमें पेरेस्ट्राइको यानी पुनर्स्थापना, ग्लासनोस्ट यानी खुलापन, राष्ट्रीयता की भावनाओं का उभार। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेगा। अपन ने बहुत चीजें पढ़ी थी। बर्लिन की दीवार एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। बर्लिन की दीवार, सर्वप्रथम बर्लिन की दीवार निर्माण 1961 में 150 किलोमीटर की थी और जो है साम्यवादी व पूंजीवादी के मध्य विभाजन का प्रतीक थी। लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही। जर्मनी को 2 भागों में बांट दी थी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। 1989 के अंदर पूर्वी जर्मनी के लोगों ने उसको तोड़ दिया, पहली बात ये पड़ी थी अपन। इसके अलावा सोवियत प्रणाली क्या है, इसके अंदर 15 गणराज्य थे, ये पूंजीवाद के विरोध में हुई। 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात ये अस्तित्व में आई। इसके अलावा ये समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती थी। इसके अलावा अपन ने अगली बात पढ़ी, दूसरी दुनिया के देश यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके पश्चात पूर्वी जो यूरोप के देश है उन पर जो है सोवियत संघ का शिकंजा कस गया। यहाँ पर सोवियत संघ ने अपने अनुसार सरकारें बनाई थी। तो इन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा गया। इसके अलावा अपन ने जो सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ा था, 4 कारण रहे सोवियत संघ के विघटन के। सोवियत संघ की राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी, संघ का प्रशासनिक व नौकरशाही गतिविधि हो जाना, गौरवोत्सव के सुधार जिनमें 2 नीतियां अपनाई थी, पेरेस्ट्राइको और ग्लासनोस्ट, राष्ट्रीयता की भावना को उभार। इन 4 कारणों को जो सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी रहे, इन 4 कारणों को आप लिख सकते हो। आपको कुछ सेकंड दूंगा। इसी के साथ आज की क्लास का होता है यहीं पर अपन जो है अंत करते हैं। कल इसी पाठ को लेकर पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय